हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फ्रॉम होम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 6। इस वीडियो में बेसिकली कोरोजन एंड प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर ढंग से नहीं समझ आएगा। आप डायरेक्टली 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। सो आई रिकमेंड यू कि आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें देखना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी बात थी कि हमारे जो 85% जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज़, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, कि ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि हम कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। वेट अ सेकेंड, या तो सबसे पहली टर्म तो ये आ जाती है कि कोरोजन होता क्या है। कोरोजन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विच हार्म्स देम। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, हार्म्स देम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड अटैक बाय द केमिकल्स। कई बुक्स में, कई जगह पे ये लिखा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड क्या चीज़ आ जाती है, एंड अटैक, ATTACK, अटैक बाय द हार्मफुल केमिकल्स which harms their surface or which harms them. Attack by harmful chemicals. ये फिर आप लाइन काट सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड अटैक बाय द हार्मफुल केमिकल्स विच कोरोड्स देयर सरफेस। अगर आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए। कोरोजन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, it is the process of the oxidation of metals and attack by the harmful chemicals, attack by the harmful chemicals which corrodes their surface. corrodes यानी कि उनका खराब कर देता है वो सरफेस। और एक और डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द मेटल, ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर। तीन चीज़ों के बीच में रिएक्शन है, मेटल क्योंकि वो कोरोड होगा, ऑक्सीजन वो कोरोड करेगी, एंड मॉइस्चर ये भी कोरोड करेगी। इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द मेटल, ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर ड्यू टू विच, ये विच दो बार आ गया, ड्यू टू विच अ लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस और मेटल पीस। इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द मेटल, ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर ड्यू टू विच अ लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस और मेटल पीस। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके कारण एक लेयर बन जाती है मेटल सरफेस या मेटल पीस पे। लेयर्स आपने देखी है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, ये आपने देखी होगी। जब सिल्वर पुराने होने लग पड़ता है तो उसके ऊपर एक थिन सी एक ब्लैक लेयर सी फॉर्म हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर, ये भी आपने देखा होगा, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है, वो भी क्या उसकी कोरोजन ही हो रही है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर और आयरन, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है। ब्राउन बोल लीजिए, रेडिश, मरून, सब ने देखी होगी आयरन की कोरोजन, तो आयरन की रस्टिंग। सो द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन आर, अब क्या कंडीशंस ज़रूरी हैं कोरोजन के लिए? तो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ एयर या हम ऑक्सीजन बोल सकते हैं, उसकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज द नेसेसरी कंडीशन। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, किस चीज़ की प्रेजेंस? मॉइस्चर की। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से अगर दो भी हैं, मान लीजिए अगर ये है और ये है, तो भी करोजन हो जाएगी। ये है तो भी करोजन हो जाएगी। और अगर ये दोनों हैं कंडीशन, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन, तब तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि मॉइस्चर भी क्या होता है, मॉइस्चर में भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, और वो वाटर पार्टिकल्स यानी कि H2O, सो द मेन पार्टिकल इज
टू ओ, यानी कि ओ इज द मेन एलिमेंट पार्टिकल एटम बिहाइंड दिस होल प्रोसेस ऑफ कोरोजन। क्लियर। अब इसमें एक और आयरन का टॉपिक आ जाता है रस्टिंग का। अब आप सबको रस्टिंग के बारे में पता है, मैं ज़्यादा इसमें डिफाइन नहीं करूंगा। यही सब प्रोसेस आएगा कि इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन द आयरन कॉम ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर ड्यू टू विच अ ब्राउन रेडिश कलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस और मेटल पीस. It corrodes the surface. The conditions required for rusting are presence of air, oxygen, presence of moisture, presence of water. Clear? तो इसकी कोई ज़्यादा नीड तो नहीं है जी, पूरा मैं आपको अब रस्टिंग के बारे में भी करवाऊँ, क्योंकि रस्टिंग क्या है, कोरोजन की एक टाइप है। जो कोरोजन आयरन पे होगी उसे हम रस्टिंग, हमने उसे एक अलग नाम दे दिया रस्टिंग का। क्लियर? तो आई थिंक आपको कोरोजन रस्टिंग का जो मेनली क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि डिफाइन रस्टिंग कैसे होती है, क्या कंडीशंस होती है और रिएक्शन। क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं आप एक प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर में आता है कि राइट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो जो सबसे पहले प्रोसेस हमारे पास, द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट और स्टॉप कोरोजन आर, फर्स्ट पेंटिंग। सबको क्लियर है? अगर किसी सरफेस के ऊपर मान लीजिए हमारे पास ये आयरन सरफेस है, इसका सरफेस सिर्फ इतना है, अगर हम इस पर पेंट कर दें तो उसके ऊपर लेयर बन जाएगी ना एक। अब लेयर बन गई तो जो आउटर मोस्ट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट है किसके साथ है, पेंट के साथ है, तो काफ़ी टाइम तक टिकता है पेंट। लेकिन फिर जब एक पेंट भी रिमूव हो जाता है कुछ टाइम के बाद, ये होता है कि पेंट जो हमने लेयर पेंट की होती है ये ख़राब हो जाती है, ये कई कई जैसे टूटने लग पड़ते हैं। फिर कई कई जैसे जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कनेक्शन है वो आयरन पीस के साथ डायरेक्टली हो जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा फिगर बना देता हूँ इसके। ये हमारे पास ये पेंट था, ये इतना पेंट, और बस रुक जाओ एक सेकंड के लिए, यहाँ पर जब ये चीज़ हुई इतने जगह पर तो एक्सटर्नल के साथ कनेक्शन किसका है, पेंट का है, लेकिन यहाँ पे टूट गया वो, तो इतनी लेयर तो क्लियर हो चुकी है, इतनी भी ठीक है। लेकिन अब जहाँ से टूट गया उतना उसका कनेक्शन तो आउटर एटमॉस्फेयर के साथ हो गया ना, तो आयरन पीस ख़राब हो जाता है। तो एवरी ईयर हमें बहुत, तो अब यहाँ पे तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन आ गया आउटर एटमॉस्फेयर के साथ, तो इसके चक्कर में हमें एवरी ईयर क्या, कई बार तो 6 मंथ्स में भी करना पड़ जाता है पेंट, क्योंकि वो यही डिपेंड करता है कि आपने पहले कितनी थिक लेयर लगाई है पेंट की, वो उतना ही टाइम लेगा। अगर आपने मान लीजिए बड़ी पतली से लेयर लगाई तो हफ्ते भर के अंदर ये ख़राब हो सकती है, और मैक्सिमम लेके 1 मंथ, उसके बाद तो वो लेयर नहीं टिकती, फिर तो वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, वो तो फिर वो ख़राब हो जाती है लेयर, हमें दोबारा उसको पेंट करना पड़ता है। तो एवरी ईयर तो हमें इन आयरन आर्टिकल्स को पेंट करना पड़ता है, विच कॉस्ट अ लॉट। बहुत वो है एक, ये कह सकते हैं हम एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, कई बार 6 महीनों के अंदर करना पड़ता है, इन 6 मंथ्स अगेन पेंटिंग। सो आई होप आपको ये पेंटिंग वाला प्रोसेस क्लियर हो गया। बी ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। अब इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, एक लेयर हमने उसके ऊपर लगा दी, जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रीस की लेयर लगा दी है, ये ग्रीस की लेयर है, ये नीचे वाला जो है ये है हमारे पास मेटल की, आयरन ले लेते हैं, और ये जो ऊपर वाली ये ग्रीस है, तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कनेक्शन ग्रीस के साथ, तो जो भी अगर कुछ हार्म पहुंचेगा वो किसको पहुंचेगा, ग्रीस को। हमारा जो मेटल सरफेस है, मेटल पीस है, दैट विल बी ऑल राइट। क्लियर? अब थर्ड चीज़ आ जाती है गैल्वनाइजेशन। एक सेकेंड, मैं ऑयलिंग भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ऑयलिंग में भी सेम प्रोसेस है, जो ऑयलिंग कर दी, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का कनेक्शन किसके साथ, ऑयल के साथ, तो इट विल प्रोटेक्ट इट। बट ऑयलिंग का प्रोसेस फिर वो होता है कि हाँ जी ये ज़्यादा देर, ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, टिकाऊ नहीं है, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक ये चलता नहीं है, इसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, तो कई बार डेली टू डेली करनी पड़ती है। हाँ जी, डेली उन की ऑयलिंग करो कि वो कोरोजन ना लग जाए, उन्हें रस्टिंग ना लग जाए। क्लियर? अब थर्ड है, मेन प्रोसेसेस चलते हैं अब, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, जो यूज़ किए जाते हैं।
ये जो 3 है ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हम भी कर सकते हैं अपने घर में। हाँ जी, किसी आर्टिकल को वो लग गई या हम कोई नया आर्टिकल लेके आए तो उसे उसी वक्त पेंट कर दो, ग्रीस कर दो या ऑयलिंग कर दो उसकी, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम। या किसी की होगी, किसी आयरन आर्टिकल की हमारे पास घर में कोरोजन लग गया, उसे रस्टिंग हो गई, तो कुछ नहीं करना है, उसको पेंट कर दो। पेंट से होता है कि उसकी शाइन बन जाती है, शाइन बन जाएगी और कोरोजन भी नहीं होता काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम में मतलब मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया ना 6 to 12 मंथ्स ये मैक्सिमम पीरियड है। कई आर्टिकल 6 में हो जाते हैं, के बाद 8, 10, 9, मतलब कोई फिक्स पीरियड नहीं होता इसका पेंट का, कभी भी चेंज हट सकता है कि हाँ जी बहुत हार्श इन्वायरमेंट था तो 2 दिन के अंदर ही हट जाएगा वो पेंट। क्लियर। अब थर्ड गैल्वेनाइजेशन बात कर लेते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। क्या प्रोसेस बोला मैंने? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। प्रोसेस वही है, सेम ही है पेंटिंग और उसकी तरह। आयरन आर्टिकल लिया, उसको गैल्वेनाइज किया, उसको हमने, अब इसको करने का प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी, और 10th की केमिस्ट्री में भी इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, या बहुत इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम क्या कर देंगे? जिंक की उस पर कोटिंग लगा देंगे। अब फिर से वही चीज़ होगी, जो एक्सटर्नल उसका एटमॉस्फेयर का कनेक्शन किसके साथ? जिंक के साथ। बट इसका भी एक वही डिसएडवांटेज है कि साल 2 साल 3-4 साल मैक्सिमम 5-6 साल के, वो मैं ज़्यादा पीरियड बोलते रहा हूँ, उसके बाद ये भी ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हमें दोबारा आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज करवाना पड़ता है। सो आई होप आपको गैल्वेनाइजेशन क्लियर हो गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक मैं ट्रिपल स्टार से लगाई क्योंकि ट्रिपल नहीं है, 4 स्टार है, 4 स्टार है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Once an article is galvanized and if the coating gets broke then also the article does not get rusted। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो कंप्लीटली वो जाएंगे नहीं वहाँ से, चाहे अगर वो 99% चल जाएंगे मैक्सिमम, मान लो 1% तो रहेगा ना, तो वो 1% प्रोटेक्ट करेंगे उसको, वो अपने आप बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ, आयरन को बनाने के लिए मौका ही नहीं देंगे वो, जिसका वो फायदा होगा आयरन को ही कि वो रस्टिंग नहीं होगी उसकी। क्लियर। अब डी हम बात कर लेते हैं क्रोम प्लेटिंग। सेम प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन की तरह, बस एटम डिफरेंट है, आई मीन द एलिमेंट ऑफ कोटिंग इज डिफरेंट। इसमें हम क्रोम से करते हैं, क्रोम Cr24 है, एटॉमिक नंबर 24। इसमें हम जिंक से कर रहे थे उसकी कोटिंग, तो प्रोसेस था गैल्वेनाइजेशन। हम क्रोम से अब आर्टिकल को कोट करेंगे तो क्या प्रोसेस होगा? क्रोम प्लेटिंग। और सब कुछ तरीका वही है फिर से कि हाँ जी क्लियर बन जाएगी उसके ऊपर, और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ क्रोम की लेयर रिएक्ट करेगी, सारे जो भी हार्श कंडीशंस होंगी वो उस पर एक्ट करेंगी। क्लियर। फिफ्थ प्रोसेस है एनोडाइजिंग। इसके बारे में मैंने सेकेंड जो हमारी वीडियो थी उसमें पूरा बहुत एक लंबे तरीके से पूरा डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे उतना पूरा डिफाइन नहीं करूँगा, आप सेकेंड वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको एनोडाइजिंग बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेकेंड आई एम सॉरी, थर्ड वीडियो में है, थर्ड में है, सेकेंड में तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, दैट इज इन द थर्ड वीडियो, केमिकल नेचर ऑफ मेटल्स की में। सो एनोडाइजिंग में सेम वही प्रोसेस है कि एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाएगी, यहाँ पे हमने जिंक की, यहाँ हमने क्रोम की, फिर एक और फिर से बना देता हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगी एल्यूमिनियम की कोटिंग। प्रोसेस वही है, इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। सो आई होप आपको मेथड्स टू प्रिवेंट कोलिजन क्लियर हो गया होगा। इसे ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है मेथड्स टू प्रिवेंट कोलिजन पे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है। कितने मार्क्स का? 5। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बनते हैं 5 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको कवर करवा दिया है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मेथड्स टू प्रिवेंट कोलिजन। कोलिजन को डिफाइन करो, उसके मेथड्स टू प्रिवेंट कोलिजन बताओ, और कई बार अलग से आ जाता है कि रस्टिंग भी बताओ, रिएक्शन बताओ रस्टिंग का। क्लियर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड कंपेटिटिव के हिसाब से
MCQs बनते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मेनली। चैप्टर से भी बनते हैं लेकिन टॉपिक से मेनली बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अलॉयज। आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 में बार बार, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये उसके साथ कनेक्टेड हैं। ये मिनरल से जो टर्म्स वगैरह जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, गैंग हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी। 70-30 की रेशियो आ गई उसकी। उसमें जो हेटेरोजेनियस में कोई रेशियो फिक्स नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो सकता है, कितनी भी रेशियो में हो सकता है। क्लियर। तो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटल्स नॉन मेटल। मतलब एलॉय हो सकता है मेटल और मेटल का हो, यानी कि 2 और मोर मेटल्स का ही हो, या हो सकता है 2 और मोर नॉन मेटल्स का हो, या हो सकता है 2 और मोर, या हो सकता है एक मेटल हो उनमें से एक नॉन मेटल हो, या 2 मेटल्स हो एक नॉन मेटल हो, या एक मेटल हो 2 नॉन मेटल हो। क्लियर। क्लियर ये ना, गॉट इट, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के हिसाब से। अगर आपको एनटीएससी वगैरह में आएगा तो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आ जाता है। अब एलॉयज बनाते क्यों हैं, क्वेश्चन आ जाता है। सो बाय डूइंग अलॉइंग सॉरी बाय डूइंग अलॉइंग वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मतलब मान लो जैसे वो काउस वगैरह के उसमें होता है ना, चैप्टर नंबर 14 में आई थिंक, एनिमल्स वाले में 14 में है कि 15 में, इसमें ही है एनवायरमेंट, 10th क्लास के में ही, 10th में नहीं आई थिंक वो 9th में था, सॉरी अभी मेरे को सब याद नहीं एग्जैक्ट, जिसमें वो काउस वगैरह के पढ़ते हैं कि हाँ जी काउस की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए जो जर्सी वगैरह होती हैं, हमारी देसी वगैरह काउस होती हैं, इनकी इंटरब्रीडिंग करवाते हैं जिससे एक ऐसी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ वाली मिल जाती हैं जो हमारे इसमें टेम्परेचर में रह सके इंडिया के, वो दूध भी ज़्यादा देती हूँ। वैसे सिस्टम है इसमें कि 2 मेटल्स को या नॉन मेटल्स को या 2 एक मेटल या नॉन मेटल को इस तरह मिक्स किया जाता है ताकि हमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं। उनको हाई ब्रीड कर दिया जाता है, उनकी जो ब्रीड है उसको जो हाई कर दिया जाता है, उसको एक डिजायर्ड अच्छी ब्रीड बना दिया जाता है जिसमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ हों। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इन रियल आयरन इज, यहाँ पे वेरी होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। इन रियल आयरन इज वेरी सॉफ्ट, जो रियल आयरन मिलता है हमें प्योर, वो बहुत सॉफ्ट होता है और इट कांट बी यूज फॉर, जैसे कि आपने सीढ़ियाँ देखी होंगी आयरन की, सीढ़ियाँ नहीं होती ज़्यादातर, हाँ होती हैं कई जगह पे, रेलिंग्स वगैरह या जो आपकी कार्स वगैरह होती हैं वो भी सारी आयरन की होती हैं। तो बहुत पार्टिकल होते हैं हमारे पास आयरन के, वो बन ही नहीं सकते क्योंकि जो रियल आयरन है वो तो होता ही बहुत सॉफ्ट है। बट व्हेन इट इज मिक्सड विद अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन देन इट बिकम्स हार्ड एंड कैन बी यूज्ड। मतलब आयरन को भी अलॉय बनाना पड़ा, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन उसमें ऐड किया तो जाके वो हार्ड बना, वरना इन रियलिटी इज वो वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है आयरन। क्लियर। सो हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बनाने के लिए हम उनके अलॉयज बना देते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ गया, प्योर गोल्ड, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड कांट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर सब्सटेंसेस। जो प्योर गोल्ड है आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिए। द प्योर गोल्ड सॉरी दैट इज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, मतलब वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो ऐसे ही टूट जाएगा, उससे ज्वेलरीज बन ही नहीं सकती हैं, नॉट पॉसिबल। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपको कोई अपने ज्वेल्स वगैरह लेने जाएँ और अगर आपको ज्वेलर्स बोले कि हाँ जी ये तो 24 कैरेट गोल्ड है, तो समझ ले जाना वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड के तो ज्वेल्स बनना पॉसिबल ही नहीं है। जो ज्वेलरीज बनती है वो बनती है 22 या 23, उसमें भी इंडिया में तो ज़्यादा 22 की बनती हैं, और उस 22 में भी जो कंपोजिशन बनती है फिर वो बनती है 22 कैरेट गोल्ड इज मिक्स विथ 2 parts ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो 24 यहाँ पे बन गया, लेकिन दैट इज़ नॉट अ रियल 24। जो रियल 24 कैरेट गोल्ड है वो तो वेरी सॉफ्ट होता है, उसके ज्वेलरीज नहीं बन सकती है। ये 24 कैरेट यहाँ बना, लेकिन कैसे बना कि 22 पार्ट्स जो थे वो गोल्ड के और 2 पार्ट्स कॉपर या सिल्वर के। क्लियर। अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो
तो ये एक मेन कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं, कम्पिटिटिव के हिसाब से एनटीसी लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th में आपका एनटीसी होता है। तो इसे याद कर लीजिए, नोटबुक में स्टार लगा के लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। इफ मर्करी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट देन अलॉय इज नोन एज अमालगम। अगर किसी भी अलॉय का एक कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर किसी भी अलॉय में एक मेटल मरकरी है तो उसे हम अमालगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमालगम। क्लियर? अभी कुछ एग्जांपल्स आगे, ब्रास होता है कॉपर और जिंक का, ब्राउन्स होता है, ब्राउन्स मेटल सुने हैं आपने, गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स मेटल्स, वो होता है कॉपर एंड टिन का, और सोल्डर आयरन लेड प्लस टिन का। सोल्डर आयरन के बारे में आपने सुना है, सोल्डर तो उसकी वायर होती है, सोल्डर आयरन तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है सोल्डर आयरन, पता ही होगा आपको। तो जो सोल्डर वायर होती है वो बनती है लेड और टिन से। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो एक लास्ट हमारे पास थैंक यू स्लाइड। थैंक यू सो मच, आपने आज की वीडियो देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड और एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में बात करूंगा। एंड देन फिर उसके बाद अपनी वीडियोस में हम चैप्टर 4 में चल पड़ेंगे, यानी कि दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड और एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।